है फ्रेंड्स, मैं हूं फुरकान और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेटिव स्टॉल। आज की इस वीडियो में हम अपने प्रेजेंटेशन स्किल्स के पूरे कोर्स के जो पहले हमने 4 पार्ट्स बनाए थे उसको पूरा एक तरफ मर्ज करके उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो के पहले हिस्से में हम प्रॉपरली स्टार्ट अ प्रेजेंटेशन, मतलब प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने के जो जरूरी स्टेप्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। जब हम वीडियो के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ेंगे तो हम हाउ टू प्लान अ प्रेजेंटेशन को प्लान करने के जो स्टेप्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। जब हम वीडियो के तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ेंगे तो ऑर्गेनाइज योर प्रेजेंटेशन को ऑर्गेनाइज करने के स्टेप्स के बारे में हम बात करेंगे। और वीडियो के आखिरी हिस्से में हम इफेक्टिवली डिलीवर करने के जो स्टेप्स, मतलब स्टार्ट भी कर लिया, प्लान भी कर लिया और फिर उसको ऑर्गेनाइज भी कर लिया और अब उसको डिलीवर कैसे करना है उसके बारे में हम वीडियो के आखिरी हिस्से में बात करेंगे। मैंने देखा है और महसूस किया है कि बहुत से लड़के ज़हीन और होशियार तो बहुत होते हैं, लेकिन वो उस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते जैसा कि उनको करना चाहिए। वो इंटरव्यू और क्लास में अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। तो उन्हीं के लिए ये मेरा वीडियो है आज का, प्रेजेंटेशन स्किल्स के बारे में। प्रेजेंटेशन स्किल्स में सबसे पहले आता है प्री रिक्विजिट्स ऑफ प्रेजेंटेशन, यानी प्रेजेंटेशन देने से पहले प्रेजेंटेशन की तैयारी करना। उसके प्रेजेंटेशन एक तरीका है अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करने का, कि आप अपने आप को लोगों के सामने कैसे प्रेजेंट करते हैं। उसके 4 जो हैं वो स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है कॉन्फिडेंस, दूसरा नॉलेज और कंटेंट, तीसरा अपीयरेंस और चौथा है ड्रेसिंग। कॉन्फिडेंस जो होता है इज अ बिलीव इन योर ओन एबिलिटी टू डू समथिंग, मतलब आपके अंदर खुद एतमादी होती है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, मैं कर लूंगा या मैं करना चाहता हूँ। जब तक आपके अंदर खुद एतमादी नहीं होगी तब तक आपका कॉन्फिडेंस जो है वो अचीव नहीं होगा। कॉन्फिडेंस अचीव करने के लिए आपको चाहिए कि आप शीशे के सामने जाएं और प्रैक्टिस करें, जो कि मैं करता हूँ। देखें कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसे बिहेव कर रही है और आपके अंदर जो कमियां हैं उनको पूरी करें। या फिर आप ये महसूस करें कि सामने जो ऑडियंस आपकी बैठी हुई है उनको कुछ भी नहीं आता और सब कुछ आपको ही आता है। कॉन्फिडेंस जो होता है वो लैक ऑफ नॉलेज को कवर करता है, मतलब कि अगर आपकी मालूमात कम है आपके टॉपिक के बारे में और आप कॉन्फिडेंस से उस कमी को पूरा करेगा और आपका असर बनाए रखेगा। मेरा ये एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास नॉलेज ना भी हो फिर भी कॉन्फिडेंस से जवाब देना चाहिए। इससे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है और सामने वाला आपको होशियार और ज़हीन समझता है। इसलिए अपने आप को कॉन्फिडेंस से बात करना है, अपने आप को शो करवाना बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है दूसरा प्रीरिक्विजिट्स ऑफ प्रेजेंटेशन, जो है नॉलेज, कंटेंट। इट इज फाउंडेशन फॉर कॉन्फिडेंस। ये फाउंडेशन है कॉन्फिडेंस के लिए, मतलब ये बेसिक स्टेप है आपकी कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करने के लिए। अगर आपके टॉपिक के बारे में आपको अच्छी नॉलेज है, आपकी रिसर्च अच्छी है, तो ये जो नॉलेज है ये आपके कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करेगा और आपके अंदर खुद एतमादी पैदा करेगा और आप अच्छा डिलीवर कर पाएंगे। तो मतलब जो नॉलेज है ये कॉन्फिडेंस की कमी को भी पूरा करता है अगर आपकी नॉलेज अच्छी है। उसके बाद आता है अपीयरेंस। आपके अपीयरेंस लोगों के सामने कैसी है, यानी कि आपका हेयर स्टाइल, आपका फेस का एक्सप्रेशन, आपकी स्किन टोन की कम्युनिकेशन कैसी है लोगों के सामने। ये सब चीज़ें अपीयरेंस में काउंट होती हैं। अगर आपकी अपीयरेंस अच्छी है तो ये आपके न सिर्फ कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करती हैं बल्कि ये आपकी नॉलेज की कमी को भी पूरा करती हैं अगर आपके पास नॉलेज की कमी है। तो अपीयरेंस जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हमारा आता है चौथा प्रीरिक्विजिट ऑफ प्रेजेंटेशन, जो है ड्रेसिंग। ड्रेसिंग जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ड्रेसिंग हमेशा आपको अपने टॉपिक से रिलेटेड करना चाहिए। अगर आपका टॉपिक फॉर्मल है, मतलब आप बात कर रहे हैं नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में, तो आपको चाहिए कि आप ड्रेसिंग भी उस तरीके की करें। या फिर आप कोई इस्लामिक स्पीच कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप ड्रेसिंग उस तरीके की करें, शलवार कमीज पहने हैं या टोपी लें सर पर। या फिर अगर आप फॉर्मल कर रहे हैं तो आप फॉर्मल ड्रेसिंग करें। तो ड्रेसिंग का फैक्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ प्रेजेंटेशन में बल्कि इंटरव्यू में भी ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू कौन से टॉपिक के बारे में है। प्रेजेंटेशन स्किल्स की वीडियो में आज हम आपको बताएंगे प्रेजेंटेशन प्लान करने के स्टेप्स, जो कि हेल्पफुल होंगे आपको प्रेजेंटेशन प्लान करने में। प्लानिंग द प्रेजेंटेशन में सबसे पहले आता है प्लेस,
उसके बाद आता है टाइम, फिर आता है ऑडियंस, फिर आती है डेमोग्राफिक्स, फिर रिहर्स और देन कंप्लीट। प्लेस में सबसे पहले आ जाती है लोकेशन। वो कौन सी लोकेशन है जहाँ पे आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, वो कहाँ पे है, और मतलब वो एरिया जो है जिसके अंदर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं वो एरिया कितना है, उस एरिया के अंदर अरेंजमेंट कितनी है लोगों की, जो लोग उसके अंदर बैठे हैं उनकी सिटिंग अरेंजमेंट कैसी है। इन तीनों चीज़ों को देख के ही आपको अपनी प्रेजेंटेशन प्लान करनी पड़ती है। एरिया को, लोकेशन को, कहाँ पे एरिया कितनी है जहाँ आपकी खड़े होकर देनी है, और सिटिंग अरेंजमेंट्स कैसी है, उस हिसाब से ही आप अपनी प्रेजेंटेशन को तैयार करते हैं। उसके बाद आ जाता है टाइम। अब टाइम में आ जाती हैं 3 चीज़ें, बिगिनिंग टाइम, एंड टाइम और ड्यूरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन। बिगिनिंग टाइम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको पता चले कि आपकी प्रेजेंटेशन कब स्टार्ट हो रही है और आप उससे पहले ही आप प्रेजेंटेशन के लिए तैयार हों। एंड टाइम इसलिए ताकि आप प्रॉपरली अपनी प्रेजेंटेशन को एंड कर सकें। और ड्यूरेशन टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि रिसर्च के मुताबिक लोग 10 मिनट से ज़्यादा किसी भी प्रेजेंटेशन पे ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए ड्यूरेशन टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी कोशिश करें कि आपकी प्रेजेंटेशन 10 मिनट के अंदर हो, अगर 10 मिनट के अंदर नहीं हो रही है पूरी, तो अपने टॉपिक को इंटरेस्टिंग रखें ताकि लोगों का ध्यान उसके अंदर रहे। और अगर टॉपिक इंटरेस्टिंग नहीं है तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कराएं प्रेजेंटेशन के दरमियान, अगर वो 10 मिनट से बड़ी हो रही है, कि लोग बोर भी ना हो और फ्रेश रहें। इसलिए ड्यूरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदर इवेंट्स, मतलब अगर आपकी प्रेजेंटेशन के दरमियान कोई और इवेंट अकर हो रहा है तो उसकी टाइमिंग का ध्यान रखना ज़रूरी है, लेकिन ये ऑप्शन है, तकरीबन ये नहीं होता है। उसके बाद आता है तीसरा फैक्टर जो है ऑडियंस, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रेजेंटेशन डिलीवर करने के लिए। अब ऑडियंस में आ जाती हैं 2 बातें जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली है नॉलेज, कि मतलब जो ऑडियंस आपके सामने बैठी है उसकी नॉलेज कितनी है, आया वो बहुत ज़्यादा नॉलेज वाले हैं या कम है। तो आपको जो प्रेजेंटेशन तैयार करनी है उनकी नॉलेज के हिसाब से ही तैयार करनी है। वो प्रेजेंटेशन उनकी नॉलेज से ना ही ऊपर जाए ना नीचे हो, उनके मतलब हिसाब से हो, ऐसी लेवल हो उस नॉलेज की जो समझ सकें। ऐसा भी ना हो कि आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और कोई जो है ऑडियंस में आपसे ज़्यादा नॉलेज वाला बंदा बैठा और वो आपको क्वेश्चनिंग करके परेशान कर दे। तो इन बातों का ख्याल करना चाहिए। साइज ऑफ ऑडियंस देखना बहुत ज़रूरी है कि ऑडियंस कितने साइज हैं, मतलब कितने लोग बैठे हैं आपके ऑडियंस के अंदर। लोगों के हिसाब से जो है आपको प्रेजेंटेशन मेंटेन करना पड़ती है, क्योंकि अगर ज़्यादा ऑडियंस है तो आपको माइक यूज़ करना पड़ेगा। माइक यूज़ करना पड़ेगा तो आपको टोन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उस टोन के हिसाब से आपको बात करनी पड़ेगी। और अगर कम ऑडियंस है तो आपको माइक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ज़्यादा ऑडियंस है तो हो सकता है कि आप में भी स्क्रीन का यूज़ करें, प्रोजेक्टर यूज़ करें। एज ऑफ ऑडियंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर ऑडियंस मतलब दरमियान में है, 18 से 20-22 साल के करीब, तो आप उनकी लेवल के हिसाब से उनको टारगेट करेंगे। या वो बहुत ज़्यादा बूढ़े हैं तो आप उनके हिसाब से बात करेंगे। और अगर बच्चे हैं तो आप देखेंगे कि वो डिस्ट्रैक्ट ना हो आपकी प्रेजेंटेशन से, उस हिसाब से आप प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे। ग्रुप ऑफ ऑडियंस, अगेन एज ऑफ ऑडियंस से ही मैच होता है कुछ कुछ। उसमें आ जाते हैं स्टूडेंट्स हैं आपकी प्रेजेंटेशन में, कौन सा ग्रुप है, अगर वो स्टूडेंट्स हैं या फिर वो ग्रुप जो है ऑडियंस का वो स्कॉलर है या फिर वो प्रोफेशनल्स हैं। अगर स्कॉलर्स हैं तो आपको स्कॉलर्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा अपनी प्रेजेंटेशन को मेंटेन करना पड़ेगा। अगर प्रोफेशनल हैं तो आपको प्रोफेशनली ही बात करनी पड़ेगी, उनको समझाएंगे नहीं। अगर स्टूडेंट्स हैं तो आप उनको बेसिक लेवल से समझाएंगे प्रेजेंटेशन के, जो भी आपका टॉपिक है उनको बेसिक लेवल से खोल के हर चीज़ समझाएंगे। उसके बाद आ जाता है कोई ऐसी खासियत जो है आपकी ऑडियंस के अंदर, कोई स्पेशल खासियत तो नहीं है। अगर कोई स्पेशल खासियत आपकी ऑडियंस जो आपके सामने बैठी है उसके अंदर है तो उसको मद्देनजर रखते हुए आपको अपनी प्रेजेंटेशन को तैयार करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आपके टॉपिक के बारे में कोई स्पेशल हो, मतलब उसकी बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज हो उस टॉपिक के अंदर और आप उसको सिलेक्ट कर लें तो वो आपसे ऊपर जाए। प्रेजेंटेशन नॉलेज एंड ऑडियंस नॉलेज शुड बी मैच। अब ये एज ऑफ ऑडियंस या स्कॉलर वो सेम ही ग्रुप में ही आ जाता है। प्रेजेंटेशन नॉलेज जो है आपकी, वो आपके ऑडियंस के बराबर की होनी चाहिए। मतलब अगर आपकी
और जो ऑडियंस है उसमें स्टूडेंट्स हैं, तो आप स्टूडेंट्स की ही लेवल की ही बात करें। ऐसा ना हो कि आपके सामने बैठे स्टूडेंट्स हैं, बैचलर्स हैं या फिर 9th 10th के स्टूडेंट्स बैठे हैं और आप उनसे बात करें PhD लेवल की या रिसर्च लेवल की, तो वो डिस्ट्रैक्ट होंगे। वोकेबुलरी और सेंटेक्स जो है, वोकेबुलरी एंड सेंटेक्स इज अकॉर्डिंग टू ऑडियंस। वोकेबुलरी और सेंटेंस जो है वो ऑडियंस के बिल्कुल उनकी लेवल की यूज करनी चाहिए। अगेन वैसा ही जो पहले बात की हमने कि प्रेजेंटेशन जो नॉलेज है वो ऑडियंस की नॉलेज के बारे में होनी चाहिए, तो वोकेबुलरी भी आप वही यूज करेंगे जो कि अगर स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स के हिसाब से वोकेबुलरी यूज करेंगे। इसमें हायर लेवल मतलब वोकेबुलरी आप यूज नहीं करेंगे। आप अगर उर्दू में दे रहे हैं तो उसमें मुश्किल उर्दू के लफ्ज यूज ना करें, जो कि उनको मतलब कोशिश करें कि अपनी प्रेजेंटेशन को आसान से आसान बनाएं ताकि लोगों को समझ में आए और वो बोर भी ना हो। अगर इफ ऑडियंस इज ह्यूज, टोन एंड पिच एग्जांपल्स में वेरी। मतलब अगर ऑडियंस आपकी बहुत बड़ी है और उस ऑडियंस में काफी ग्रुप्स बैठे हैं, एक स्टूडेंट का ग्रुप्स बैठा है और एक प्रोफेशनल्स हैं और स्कॉलर्स बैठे हैं, तो आप अपने एग्जांपल्स को चेंज करेंगे उन ऑडियंस के हिसाब से ताकि तीनों ग्रुप्स को आपकी बात सही समझ में आए। उसके बाद आता है जो फैक्टर है वो है डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स एक्चुअली जो है ये है इंफॉर्मेशन अबाउट ऑडियंस। मतलब ऑडियंस जो है आपकी जो आपके सामने बैठी हुई है उसका कल्चर कैसा है, उसका लिबास कैसा है, उनकी ट्रेडिशंस जो हैं वो कौन सी हैं, उनका सोशल स्टेटस क्या है, वो क्या पहनते हैं, शलवार कमीज पहनते हैं, पैंट शर्ट पहनते हैं या जो भी पहनते हैं, तो आपको उसको मद्देनजर रखते हुए अपनी ड्रेसिंग करनी पड़ेगी। उनकी मतलब जहां पे आप प्रेजेंटेशन देना जा रहे हैं उस ऑडियंस की ही कल्चर को, उसकी इंफॉर्मेशन लेके ही आप वैसी ही ड्रेसिंग करने जाएंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो ये हुआ डेमोग्राफिक्स। उसके बाद आता है रिहर्स। रिहर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो तो फैक्टर है जो आपको मतलब आपकी प्रेजेंटेशन अभी जो आप प्लान कर रहे हैं तो उसमें आखिरी में आपको उसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है और आपको चाहिए कि आप बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस इज मेक द परफेक्शन। परफेक्शन जो है हमको प्रैक्टिस के ही तौर पे हासिल होती है। और ये था हमारा आखिरी फैक्टर जो था रिहर्स, और रिहर्स करना बहुत जरूरी है। आप अपनी प्रेजेंटेशन को ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो उनका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से वो देख सकते हैं। और चलते हैं हम आज के वीडियो की तरफ जो कि है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ योर प्रेजेंटेशन। मतलब अपनी प्रेजेंटेशन को आप ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे। प्लान करने के बाद ये दूसरा स्टेप है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन को ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे। अब ऑर्गेनाइज करने के लिए 4 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे पहले आता है टाइटल, फिर आता है टाइम, फिर आता है एंडिंग ऑफ योर प्रेजेंटेशन और फिर आता है डिजाइन योर प्रेजेंटेशन। तो ये 4 चीजें हैं जो आप ऑर्गेनाइज अपनी प्रेजेंटेशन करते हुए जिनका आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। सबसे पहले आ जाता है टाइटल। टाइटल अ नेम दैट डिस्क्राइब अ जॉब और डिस्क्राइब क्वालिटीज। तो ये एक नाम है और डिस्क्राइब अ सब्जेक्ट। ये एक नाम ऐसा नाम होता है जो आपके सब्जेक्ट, आपकी क्वालिटीज या आपकी जॉब से रिलेटेड होता है। मतलब जो आप सब्जेक्ट है आपकी प्रेजेंटेशन का वो नहीं होता, उससे रिलेटेड एक ऐसा टाइटल होता है जो कि उस पे बेस्ड होता है, मतलब उससे रिलेट करता है, बिल्कुल उसके जैसा होता है और जो अट्रैक्टिव होता है। जैसा कि हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि वो बहुत ज्यादा सच्चार और ईमानदार हुआ करते थे, तो उनकी वजह से उनको अरब में सादिक और अमीन का टाइटल यानी कि लक़ब जो हम उर्दू में बोलते हैं उससे नवाजा गया था। तो ये होता है टाइटल। उसके लिए हमने जो एग्जांपल ली, टाइटल उससे रिलेट होता है। और प्रेजेंटेशन में भी आप कोशिश करेंगे कि आप ऐसा ही टाइटल रखें जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो और जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो। उसके बाद आ जाता है टॉपिक। अब टॉपिक वो मेन सब्जेक्ट है, वो मेन चीज है जिस पे आपकी प्रेजेंटेशन सारी बेस्ड करती है, मतलब जिसके बारे में आपने प्रेजेंटेशन बनाई है, तो वो कौन सा है। उसके बाद ऑर्गेनाइज करने की सीरीज में मतलब पहले टाइटल आ गया, फिर टॉपिक आ गया, अभी आप
एंडिंग योर प्रेजेंटेशन, मतलब अपनी प्रेजेंटेशन को खत्म किस तरीके से कर रहे हैं। एंडिंग विद कोटेशंस और सम पोइट्री और सम विद फेबुलस पिक्चर्स, मतलब आप कोशिश करें कि प्रेजेंटेशन को एंड करते हुए उसमें खूबसूरत बहुत प्यारी पिक्चर्स लगाएं, अट्रैक्टिव पिक्चर्स लगाएं, या कोई ऐसी पोइट्री जो आपके टॉपिक से रिलेट करती है आप वो वहां पे पढ़ें, या कोई ऐसी फेमस कोटेशन जो है शेक्सपियर की या किसी भी विलियम वर्ड्सवर्थ की, किसी की भी बहुत अच्छी कोटेशंस हैं वो आप वहां पे यूज करें, तो ये बहुत बेहतर रहेगा। एंड विद क्वेश्चन आंसर्स, तो ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि अगर आपने जो डिलीवर किया है, जो आपने प्रेजेंट किया है ऑर्गेनाइज करते हुए, अगर आप स्लाइड्स के अंदर या उसके अंदर क्वेश्चन आंसर्स का सेक्शन नहीं रखते हैं तो आपकी प्रेजेंटेशन अधूरी मानी जाएगी। एंड द होल प्रेजेंटेशन विद मेमोरेबल एक्टिविटी, या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी या कोई ऐसा एक्ट आप वहां पे कर जाएं कि अपनी जो आपकी प्रेजेंटेशन है लोग आपको उस एक्टिविटी की वजह से याद रखें हमेशा, मतलब जब भी वो एक्ट उनके सामने याद आए तो वो उनको जो है आपकी प्रेजेंटेशन के बारे में पूरी, मतलब आपकी प्रेजेंटेशन याद आ जाए, तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। या फिर आप एंड में एक अपनी समरी भी दें, एंडिंग विद समरी और रिव्यू और रिकैप, मतलब जो आपने सारा बताया था, क्योंकि प्रेजेंटेशन देने के बाद काफी सारे लोग कोई भी याद नहीं रखता कि प्रेजेंटेशन में क्या था, उसका क्या इम्पैक्ट है। तो समरी अगर आप उसमें इंक्लूड कर दें अपनी पूरी प्रेजेंटेशन की, तो वो मतलब एक फ्लैशबैक हो जाएगा और वो जो डिलीवर मतलब जिन पे आप कर रहे हैं उनके जहन पे वो असर बनाए रखेगा। वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप आके लास्ट में समरी को भी इंक्लूड कर दें। इसके बाद चौथा और आखिरी जो मेन फैक्टर है वो है डिजाइनिंग योर स्लाइड्स, मतलब अगर आप प्रोजेक्टर पे प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आप अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान प्रोजेक्टर यूज कर रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी स्लाइड्स को किस तरह से बनाते हैं। या फिर अगर आप स्लाइड्स नहीं बना रहे, ऐसे ही दे रहे हैं, तो आप किस तरह से अपने सेक्शंस को रखते हैं या पेजेस को किस तरह से, मतलब जो आप पेजेस से देख के प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या पॉइंट्स से देख के कर रहे हैं, तो उनको आप किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ज्यादातर आजकल प्रेजेंटेशंस जो हैं जो वो स्लाइड्स पे ही कंडक्ट होती हैं, तो स्लाइड्स का सेक्शन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्लाइड्स में जो बैकग्राउंड स्लाइड्स है, मतलब जो बैकग्राउंड है स्लाइड का, वो सेम होना चाहिए थ्रू आउट द प्रेजेंटेशन। पहली बात, साइज ऑफ द फॉन्ट्स, स्टाइल ऑफ द फॉन्ट्स एंड टाइटल बार ऑल शुड बी सेम। मतलब अगर आपका जो मतलब प्रेजेंटेशन के अंदर एक सब्जेक्ट आ गया, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड मतलब उसके अंदर फिर भी टॉपिक आ गए, सब टॉपिक्स आ गए, तो उस टाइटल का हिस्सा भी सेम, उसका साइज भी सेम ही होना चाहिए, और उसका फॉन्ट्स का जो स्टाइल है, मतलब जो अल्फाबेट का स्टाइल है, जो आप लिखने का स्टाइल है, वो भी बिल्कुल सेम होना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर ऑफ इंसर्शन स्लाइड्स शुड नॉट बी मिस, मतलब अगर आपने जो पर्टिकुलर नंबर आपने स्लाइड का डाला है वो ना डालना ना भूलें, क्योंकि जब क्वेश्चन आंसर्स में ये बहुत मुश्किल होता है कि कोई बाद में लास्ट में क्वेश्चन कर रहा है तो कौन सी स्लाइड से कर रहा है, तो जो क्वेश्चनर होता है बेसिकली वो स्लाइड का नंबर ही नोट करता है और फिर वो वहां से ही क्वेश्चन करता है। या फिर आपको कोई पर्टिकुलर बात, आप फ्लैशबैक में जा रहे हैं समरी देते हुए, तो वो पर्टिकुलर नंबर आपने स्लाइड का जरूर डालना चाहिए ना, ये इंपॉर्टेंट है। इमेजेस इंसर्टेड बिकॉज इमेजेस क्रिएटेड स्ट्रॉन्ग मेमोरी, तो ये तो प्रूफ हुई बात है कि जो इमेजेस हैं, जो इमेजेस जहन में बनती हैं, वो इंसान को ज्यादा याद रहती हैं एज कंपेयर टू सम अल्फाबेट्स और सम लेटर और पैराग्राफ्स, क्योंकि पैराग्राफ बोरिंग होते हैं और इमेजेस जो हैं अगर आप किसी चीज की शो कर रहे हैं तो वो ज्यादा इंसानों को जल्दी याद होती है और वो ज्यादातर जहन में रहती है। चार्ट्स एंड ग्राफ इंसर्टेड टू शोज द रिलेशन, अगर आप रिलेशन शो करना चाह रहे हैं अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर, तो आप उसमें कोशिश करें कि उसके अंदर चार्ट्स और ग्राफ भी डालें उस शो करने के लिए। अगेन वही बात कि इमेजेस से स्ट्रॉन्ग मेमोरी क्रिएट होती है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप चार्ट्स और ग्राफ्स की मदद से उसको आप शो करें, तो ये बेहतर रहेगा। तो ये था हमारा उसके बाद आप चलते हैं हम आज की वीडियो की तरफ, जो है इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ प्रेजेंटेशन के बारे में।
और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपनी डिलीवरी प्रेजेंटेशन को इफेक्टिवली डिलीवर करने के लिए। उसके लिए 7 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। वो 7 स्टेप्स हैं जो आपको आपकी प्रेजेंटेशन इफेक्टिवली डिलीवर करने में हेल्पफुल होंगे। उसमें सबसे पहले आता है बिगिन बिफोर यू स्टार्ट, देन कवर स्टेज फियर, इंट्रोडक्शन, स्टार्ट प्रेजेंटेशन, कंक्लूड प्रेजेंटेशन, क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन, बॉडी लैंग्वेज। तो ये वो 7 स्टेप्स हैं जो आपको हेल्पफुल होंगे आपकी इफेक्टिवली और किलर प्रेजेंटेशन को डिलीवर करने में। तो आइए हम उनको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। बिगिन बिफोर यू स्टार्ट, तो सबसे पहला इसका स्टेप है मेक रिपोर्ट टू टॉक विद ऑडियंस, रिलेशन बिटवीन प्रेजेंटर एंड ऑडियंस। मतलब अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले ही कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करें वहां पे कि आपका जो कनेक्शन है ऑडियंस के साथ वो बन जाए और वो आपको सुनने पे मजबूर हो जाएं, या आप वो कनेक्शन बात करके उनके साथ स्टेब्लिश कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा एक्शन करके स्टेब्लिश कर सकते हैं जो कि उनको पसंद आए। उसके बाद आता है, क्योंकि ये डिटेल में अगर बात करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इनको जल्दी जल्दी से सम अप करेंगे। दूसरा उसके बाद आता है कवर स्टेज फियर, जस्ट फोकस ऑन द ऑडियंस एंड डू नॉट फोकस ऑन द जेस्टर्स एंड एक्सप्रेशंस। मतलब स्टेज फियर कैसे आपको कम करना है। स्टेज फियर सबसे पहले जब आप प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको चाहिए कि 1, 2, 5, 6 सेकंड्स के लिए आप लंबे लंबे सांस लें, उससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। उसके बाद अगर जब आप बोल रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस पे ध्यान दें और अपने टॉपिक पे ध्यान दें। लोगों के एक्सप्रेशंस, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोरियत का इजहार कर रहे हैं, तो उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान ना दें। उन लोगों की तरफ ध्यान दें जो आपकी बात को फोकस कर रहे हैं। इससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और स्टेज का जो एक डर होता है वो कम हो जाएगा। उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, मतलब आपको सिर्फ अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। ऐसे नहीं कहना कि मेरा एक्सपीरियंस क्या है, ये है वो, बस जस्ट इंट्रोड्यूस करना है और बताना है कि मैं आपको आज किस टॉपिक के बारे में बताऊंगा जो कि आपको हेल्पफुल होगा, ऐसे। उसके बाद आपको स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन, जस्ट आपको अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर देनी है। जो आपका टॉपिक है वो फ्लो में चलना है। देन आप कंक्लूड करेंगे प्रेजेंटेशन को। कंक्लूड करते हुए आपको ख्याल रखना है कि कंक्लूड प्रेजेंटेशन विद क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड पोइट्री एंड आल्सो इंक्लूडेड कोटेशंस। जब आप कंक्लूड करेंगे प्रेजेंटेशन को तो आप क्वेश्चन एंड आंसर्स के सेक्शन को रखना ना भूलिए, क्योंकि ये एक डिबेट होती है जो प्रेजेंटर होता है उसके बीच में और ऑडियंस के बीच में, ताकि ऑडियंस आपकी प्रेजेंटेशन से सेटिस्फाइड हो जाए। अगर कुछ डाउट्स उनके रहते हैं वो क्वेश्चंस पूछ के, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमने ऑर्गेनाइज प्रेजेंटेशन करते हुए भी डिस्कस किया था। उसके बाद पोइट्री भी, वो भी हमने डिस्कस की थी कि पोइट्री भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके टॉपिक से रिलेटेड आप कोई पोइट्री जो उनके जहन पे बहुत ज्यादा अच्छा इफेक्ट छोड़े, आप वो भी डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जो है कोटेशंस। कोटेशंस ऑसम होती हैं, उनके अंदर छोटी बात में बड़ी डिस्क्रिप्शन होती है, तो वो भी आप अपने टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको मिल जाती है तो बेहतर है आप उसको इंक्लूड करें। ठीक है, उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन आंसर सेक्शन, हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आ जाता है जो है, उसके बाद आता है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉडी लैंग्वेज में जो आ जाती हैं चीजें, उसमें आ जाते हैं स्टार्ट्स फ्रॉम अपीयरेंस, आई कॉन्टेक्ट, जेस्टर्स, पोस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशंस। तो स्टार्ट फ्रॉम अपीयरेंस। अपीयरेंस से आपकी जो है वो बॉडी लैंग्वेज स्टार्ट हो जाती है। मतलब आपकी अपीयरेंस जो है वो आपके टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए, हमेशा इधर उधर नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आई कांटेक्ट जो है वो आपका 3 से 4 सेकंड्स के लिए हर ऑडियंस में बैठे हुए हर बंदे की तरफ जरूर होना चाहिए। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी इंप्रूव होता है और जो बैठा हुआ है वो ये समझता है कि आप उसकी तरफ भी ध्यान दे रहे हैं, तो वो भी आपकी प्रेजेंटेशन में ध्यान दे पाता है। जेस्टर्स, अपर पार्ट ऑफ योर बॉडी, मतलब आपके जो अपर पार्ट है वो कैसे एक्ट कर रहा है। मतलब प्रेजेंटेशन देते हुए आप इस बात का ख्याल रखें कि अपनी आर्म्स की तरफ ना देखें, अपने शूज की तरफ ना देखें, सिर्फ फोकस रखें सामने वाली ऑडियंस की तरफ और उनको समझाने की तरफ फोकस रखें ताकि वो आपकी तरफ फोकस रखें। तो जेस्चर्स में आप अपर पार्ट आपका आ जाता है, वो कैसे मूव कर रहा है, कोशिश करें कि इशारों में बात करें, उनको समझाएं उस टॉपिक के बारे में। उसके बाद होता है पोस्चर्स। पोस्चर्स जो है ये लोअर पार्ट ऑफ बॉडी है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मतलब आपकी मूवमेंट है जो कैसे हो रही है,
मतलब अगर आपको चाहिए कि आप मतलब ऑडियंस अगर आपकी बड़ी है तो आप अच्छी तरह सबकी तरफ मूव करें, ध्यान दें, लेकिन ज्यादा मूवमेंट भी जरूरी नहीं है। मतलब कैसा भी नहीं कि मैंने देखा है काफी सारे प्रेजेंटर को वो इधर उधर चल रहे होते हैं और वो जल्दी फोकस नहीं कर पाते और ऑडियंस भी जो है उनसे बोर हो रही होती है, तो उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखें। उसके बाद फेशियल एक्सप्रेशन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एक की है आपको अच्छी प्रेजेंटेशन। आप मतलब अपने चेहरे को बिल्कुल फ्रेश रखें प्रेजेंटेशन देते हुए, उनको ऐसा समझाएं कि आप उनको समझाने के ही लिए आए हैं और आज समझा के ही जाएंगे। अपने चेहरे को बिल्कुल फ्रेश रखें, कोई गंदा मतलब अगर आपको कोई ऑडियंस में देख के बोर हो रहा है तो उसको देख के आप अपना एक्सप्रेशन खराब ना करें, बिल्कुल फ्रेश रहें और उनको इग्नोर करें और उन पे ध्यान दें जो आपकी प्रेजेंटेशन सुन रहे हैं। ये आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा फेशियल एक्सप्रेशन। उसके बाद शूज जो हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं बॉडी लैंग्वेज के सेक्शन में। शूज जो है एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि अगर जब आप मूव करेंगे, अगर आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा है तो काफी जो प्रेजेंटर होता है उसको पूरा ऊपर से लेके नीचे तक उसको नोटिस किया जाता है। मतलब अगर कि आपकी ड्रेसिंग अच्छी है और आपके शूज अच्छे हैं तो पहली चीज तो यही कवर हो जाती है, इसलिए आपका कॉन्फिडेंस भी इंप्रूव होता है। शूज ऐसे हो जो आवाज भी ना करें बिल्कुल चलने से आपके, और आप चले भी इस तरीके से, चलने का स्टाइल भी ऐसा हो जो मतलब उनको डिस्टर्ब ना करे कि आप कैसे चल रहे हैं। शूज जो है वो वेल पॉलिश्ड होने चाहिए, मतलब एक लगे कि आप वाकई एक प्रेजेंटर आपके सामने खड़ा है। उसके बाद आता है सॉक्स। सॉक्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइट कलर की सॉक्स जो है आपको प्रेजेंटेशन देते हुए जो अगर पहन रहे हैं, अगर आप पहनना चाहते हैं और पहन रहे हैं तो इंपॉर्टेंट है कि आप लाइट कलर्स की सॉक्स ही पहने, जो बहुत ज्यादा डार्क कलर वो ना पहने। तो ये थे वो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स जिससे आप अपनी एक प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव, किलर और बेटर बना सकते हैं। ये वो स्टेप्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको ये सब स्टेप्स समझ में आए होंगे। तो यहीं पे हमारा प्रेजेंटेशन स्किल्स की वीडियो सीरीज पूरी हो रही है, जिसमें हमने सबसे पहले बात की प्री रिक्विजिट्स ऑफ प्रेजेंटेशन के बारे में, जिसमें हमने आपको आपका कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप होता है उसके बारे में डिस्कशन की, और जो चीजें आपको जरूरी होती है प्रेजेंटेशन से पहले सोचनी उनके बारे में डिस्कशन की। उसके बाद हमने दूसरी वीडियो में बात की प्लानिंग योर प्रेजेंटेशन के बारे में, तो आप अपनी प्रेजेंटेशन को प्लान कैसे करेंगे। उसके बाद हमने बात की ऑर्गेनाइज, जब आपने प्रेजेंटेशन बना ली है, पूरी बिल्डअप हो गई है, कॉन्फिडेंस भी इंप्रूव हो गया है, तो आप उसको कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे। और लास्ट में हमने आज अपनी वीडियो में बात की डिलीवरी ऑफ प्रेजेंटेशन के बारे में, तो इफेक्टिव डिलीवरी आप कैसे करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होंगी। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जरूर देखिए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। If you like this video, don't forget to subscribe my channel and share it to your friends as most as possible. Thanks for watching.